द हिंदू अखबार के संपादकीय विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम भारत की एक बहुत ही पुरानी और जटिल दुविधा पर बात करने वाले हैं, शरणार्थियों का मुद्दा। देखिए, दशकों से भारत में लोग पनाह लेने आते रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या हमारे पास उनसे निपटने के लिए कोई एक स्पष्ट, एक जैसी और निष्पक्ष नीति है? तो चलिए, आज इसी गहरे सवाल की पड़ताल करते हैं। जैसा कि संपादकीय में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से कहा गया है, शरणार्थियों और घुसपैठियों के बीच अंतर करने की जरूरत है। और देखिए, बात तो सही लगती है ना, लेकिन असल में सारी उलझन यहीं से शुरू होती है। तो असली सवाल ये उठता है कि जब कोई साफ सुथरी निष्पक्ष राष्ट्रीय नीति ही नहीं है, तो ये अंतर आखिर किया कैसे जाएगा? और यही वो मूल समस्या है जिसका विश्लेषण आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए, इस पूरे मुद्दे को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले हम इस दुविधा की जड़ को पकड़ेंगे, फिर देखेंगे कि भारत का कानूनी ढांचा इस बारे में क्या कहता है या शायद क्या नहीं कहता है। इसके बाद हम जमीनी हकीकत और CAA जैसे हालिया विवाद को जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि संपादकीय आगे का रास्ता क्या सुझाता है। तो पहली और सबसे बुनियादी बात, एक शरणार्थी कौन है और एक घुसपैठिया कौन? संपादकीय का तर्क है कि जब कोई तय नीति ही नहीं है, तो एक असली शरणार्थी और एक घुसपैठिए के बीच का फर्क बहुत ही मनमाना हो सकता है। अब देखिए, कानून की नज़र में क्या होता है। नागरिकता अधिनियम के हिसाब से कोई भी शरणार्थी जिसके पास सही कागजात नहीं है या जो अपने वीज़ा से ज़्यादा समय तक रुक जाता है, उसे अवैध प्रवासी माना जाता है और इसी व्यक्ति को घुसपैठिया भी कहा जा सकता है। इससे होता यह है कि जो लोग सच में मदद के लिए आए हैं, उन्हें भी उत्पीड़न का खतरा झेलना पड़ता है। तो ये जो कन्फ्यूजन है, ये आता कहाँ से है? इसकी जड़, जैसा कि एडिटोरियल बताता है, हमारे कानूनी ढांचे में है, या यूं कहें कि एक स्पष्ट ढांचे की कमी में। हमारे पास शरणार्थियों के लिए कोई एक समर्पित कानून है ही नहीं, बल्कि कई अलग अलग कानून हैं जो इस मुद्दे को टुकड़ों में देखते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने न तो 1951 के UN रेफ्यूजी कन्वेंशन पर दस्तखत किए हैं और न ही 1967 के प्रोटोकॉल पर। ये वो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जो शरणार्थी शब्द को कानूनी परिभाषा देते हैं। इन पर साइन न करने का सीधा सीधा मतलब ये है कि हमारे पास शरणार्थियों को लेकर कोई एक व्यापक राष्ट्रीय कानून भी नहीं है। हाँ, एक कोशिश जरूर हुई है कानूनों को थोड़ा सरल बनाने की। अप्रैल 2025 से कई पुराने कानूनों को मिलाकर एक नया इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट लागू हो जाएगा। लेकिन एडिटोरियल का तर्क ये है कि ये सिर्फ पुराने कानूनों को एक जगह लाना है। शरणार्थियों के लिए एक समर्पित नीति बनाने की जो असली कमी है, वो अभी भी बनी हुई है। तो मतलब निचोड़ यही है कि कानूनों को एक साथ जोड़ देना और शरणार्थियों के लिए एक खास नीति बनाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। और भारत में अभी भी शरणार्थियों पर एक समर्पित राष्ट्रीय नीति की कमी है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जब कानून में ही इतनी अस्पष्टता है, तो जमीन पर इसका असर क्या होता है। इसका नतीजा है अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। जून 2023 तक भारत में शरणार्थियों या ऐसे लोगों की आबादी 2,11,000 से ज्यादा थी। सोचिए, इतने सारे लोग इस नीतिगत अंतर से सीधे सीधे प्रभावित होते हैं। और ये जो भेदभाव या कहें कि इनकंसिस्टेंसी है, इसका सबसे साफ उदाहरण हमें दो बड़े शरणार्थी समूहों के मामले में देखने को मिलता है। एक तरफ लगभग 63,000 तिब्बती शरणार्थी हैं, जिनके लिए 2014 से एक पुनर्वास नीति मौजूद है। दूसरी तरफ लगभग 90,000 श्रीलंकाई तमिल शरणार्थी हैं, जिनके लिए ऐसी कोई नीति नहीं है। ये दिखाता है कि हमारा रवैया कितना एडहॉक रहा है। और इसी एडहॉक अप्रोच की पृष्ठभूमि में हमें 2019 के नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA को समझना होगा। पहले ये समझते हैं कि ये कानून कागज पर क्या कहता है। इसका मकसद था 3 पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 खास धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता देने का एक रास्ता बनाना। लेकिन जैसा कि एडिटोरियल बताता है, इस कानून की तीखी आलोचना भी हुई। आलोचकों का कहना है कि ये धर्म के आधार पर भेदभाव करता है, क्योंकि ये उन्हीं देशों के मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्गों को बाहर रखता है, साथ ही ये श्रीलंका के तमिलों और म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थियों को भी शामिल नहीं करता।
हाँ, इस बीच एक छोटा सा अपडेट जरूर है। हाल ही में एक नोटिफिकेशन के जरिए 2015 से पहले आए तमिल शरणार्थियों को कुछ राहत दी गई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये एक बहुत ही सीमित और अस्थायी राहत है। ये उस बड़ी बहस को खत्म नहीं करती। तो इतनी सारी बातें समझने के बाद समस्या, कानूनी खालीपन और सीएए का विवाद, आखिर एडिटोरियल आगे का रास्ता क्या सुझाता है? देखिए, एडिटोरियल का मानना है कि अलग-अलग मामलों में मानवीय आधार पर मदद करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये एक स्थायी, तर्कसंगत और सबके लिए निष्पक्ष राष्ट्रीय नीति की जगह नहीं ले सकता। असली जरूरत एक कंसिस्टेंट पॉलिसी की है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है। आखिर भारत के लिए एक सुसंगत, तर्कसंगत और निष्पक्ष शरणार्थी नीति असल में कैसी दिखेगी? इस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमारा अगला संपादकीय विषय है अर्थशास्त्र में 2000X का नोबेल पुरस्कार। तो ये पुरस्कार मिला है फिलिप एग्योन, पीटर हॉविट और जोएल मुकिर को। और उनका काम ना हमें ये समझने में मदद करता है कि पिछले 200 सालों में दुनिया ने इतनी तेजी से तरक्की आखिर की कैसे। मतलब एक ऐसी तरक्की जो मानव इतिहास में पहले कभी देखी ही नहीं गई। पर यहीं पर ना एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। देखिए, आज का दौर कैसा है? दुनिया संरक्षणवाद मतलब प्रोटेक्शनिज्म की तरफ बढ़ रही है। देश अपनी सीमाएं बंद कर रहे हैं। तो ऐसे में नोबेल समिति ने एक ऐसे सिद्धांत को क्यों चुना जो इसके ठीक उल्टा कहता है, यानी जो खुले बाजारों और फ्री कंपटीशन की बात करता है? तो चलिए जरा और गहराई में उतरते हैं, देखते हैं कि इन अर्थशास्त्रियों का काम आखिर है क्या और क्यों उनकी ये खोज इतनी क्रांतिकारी मानी जा रही है। देखिए, इस सिद्धांत की कहानी को समझने के लिए हमें 3 किरदारों को जानना होगा। पहले हैं जोएल मुकिर, जिन्होंने तरक्की का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कैनवस तैयार किया, और फिर आते हैं फिलिप एग्योन और पीटर हॉविट। इन्होंने उस कहानी को, उस आइडिया को मैथ्स के पक्के फॉर्मूलों में ढाल दिया, और इसी मॉडल को आज हम क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन या रचनात्मक विनाश के नाम से जानते हैं। तो ये रचनात्मक विनाश या क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन आखिर है क्या? देखिए, नाम सुनने में कितना अजीब लगता है ना? कोई चीज एक ही वक्त पर रचनात्मक भी हो और विनाशकारी भी, ये कैसे हो सकता है? चलिए इसी दिलचस्प आइडिया की परतें खोलते हैं। तो ये आइडिया सबसे पहले दिया था महान अर्थशास्त्री जोसेफ शुम्पेटर ने। उनका कहना था कि पूंजीवाद यानी कैपिटलिज्म कोई शांत तालाब नहीं है, बल्कि ये तो एक तूफानी समुद्र है। इसमें लगातार इनोवेशन यानी नई नई खोज की लहरें उठती रहती हैं, और ये लहरें पुरानी टेक्नोलॉजी, पुरानी कंपनियों को खत्म कर देती हैं, और इसी विनाश से, इसी डिस्ट्रक्शन से नई तरक्की का जन्म होता है। सबसे अच्छा उदाहरण स्मार्टफोन को ही देख लीजिए, कैसे उसने पुराने लैंडलाइन फोन का नामो निशान ही मिटा दिया। तो ये पूरा प्रोसेस ना 4 बहुत ही आसान स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले कोई नया इनोवेशन होता है, फिर वो पुरानी टेक्नोलॉजी को मार्केट से बाहर कर देता है, इसके बाद नई कंपनियां और नई नौकरियां बनती हैं, और आखिर में पूरी की पूरी इकोनॉमी को ग्रोथ का एक जबरदस्त बूस्ट मिलता है। लेकिन एक बात समझनी होगी, शुम्पेटर का जो ओरिजिनल आइडिया था ना, वो एक कविता जैसा था, सुनने में बहुत अच्छा, प्रेरणा देने वाला, पर थोड़ा अस्पष्ट। तो एग्योन और हॉविट ने क्या किया? उन्होंने उस कविता को मैथ्स के एक इक्वेशन में बदल दिया। उन्होंने इस आइडिया को एक ठोस, एक टेस्ट करने लायक मॉडल दिया, जिसे कहते हैं एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी या अंतर्जात विकास सिद्धांत। अब ये एंडोजेनस ग्रोथ थ्योरी क्या है? इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि किसी भी देश की तरक्की किसी बाहरी मदद या किस्मत पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये एक पौधे की तरह है जिसका विकास उसकी अपनी जड़ों से होता है। और ये जड़ें क्या है? ये है उस देश के लोगों का इनोवेशन, उनकी शिक्षा, उनकी रिसर्च करने की क्षमता। मतलब असली ग्रोथ जो है वो हमेशा अंदर से आती है। ठीक है, थ्योरी तो समझ आ गई, पर क्या ये मॉडल हर जगह हर समय काम करता है? इसका जवाब है नहीं। इसके लिए ना एक खास तरह का माहौल चाहिए होता है। तो चलिए देखते हैं कि वो आइडियल दुनिया, वो आदर्श माहौल आखिर कैसा दिखता है। असल में ये थ्योरी एक खास समय की पैदाइश है। सोचिए, ये 1990 के दशक की शुरुआत में आई। वो दौर जब सोवियत संघ टूट चुका था, कोल्ड वॉर खत्म हो गया था, और पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद की लहर थी। ये वॉशिंगटन कंसेंसस का जमाना था, जब ये माना जाता था कि फ्री मार्केट और डेमोक्रेसी बस यही तरक्की का एकमात्र रास्ता है। तो इस मॉडल के कामयाब होने का नुस्खा क्या है? इसके लिए 3 मेन चीजें चाहिए।
पहली, आज़ाद बाजार यानी फ्री मार्केट्स, दूसरी, खुली कंपटीशन, और तीसरी, मुनाफे का इंसेंटिव। और इस पूरी रेसिपी में सरकार का रोल क्या है? वो सिर्फ एक एम्पायर की तरह है जो खेल के नियम बनाती है पर खुद खेल में हिस्सा नहीं लेती। पर हम सब जानते हैं, असली दुनिया थ्योरी की तरह इतनी सीधी सादी और साफ सुथरी तो होती नहीं है। तो जब ये आइडियल मॉडल असल दुनिया की ऊबड़ खाबड़ जमीन से टकराता है, तो इसकी कमियां और सीमाएं वो साफ साफ दिखने लगती हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मॉडल हर तरह की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को समझा सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। ये मॉडल हर तरह की तरक्की को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो देश है जहां इनोवेशन का इंजन प्राइवेट कंपनियां नहीं बल्कि खुद सरकार चलाती है। हमारे सामने दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है अमेरिका का मार्केट ड्रिवन मॉडल, जहां प्रॉफिट कमाने की इच्छा से इनोवेशन होता है, और दूसरी तरफ है चीन का मॉडल, जहां सरकार एक शतरंज के ग्रैंड मास्टर की तरह टेक्नोलॉजी के हर मूव को कंट्रोल करती है। और सच तो ये है कि ये नोबेल पुरस्कार जीतने वाला मॉडल ये समझाने में पूरी तरह फेल हो जाता है कि आखिर चीन ने इतनी तेजी से टेक्नोलॉजिकल तरक्की कर कैसे ली। और शायद सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि जिस वेस्ट ने पूरी दुनिया को खुले बाजार का पाठ पढ़ाया, आज वो खुद ही इससे मुंह मोड़ रहा है। पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि कैसे ट्रेड को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया, कैसे प्रोटेक्शनिज्म की दीवारें खड़ी की गईं। ये सब कुछ इस नोबेल विनिंग थियोरी के बिल्कुल खिलाफ जाता है। ये मॉडल कुछ और भी बड़ी सच्चाइयों से आंखें मूंद लेता है, जैसे कि जियोपॉलिटिक्स का तनाव, इंस्टीट्यूशंस में लगा भ्रष्टाचार का दीमक और समाज में बढ़ती असमानता का जहर। ये मॉडल इन सबको नज़रअंदाज करता है, जबकि ये सारी चीज़ें इनोवेशन के माहौल पर बहुत गहरा असर डालती हैं। तो फिर सवाल वही है, इतनी सारी चुनौतियों और कमियों के बावजूद नोबेल कमेटी ने आखिर इसी थ्योरी को क्यों चुना? क्या इस फैसले के पीछे कोई गहरा मैसेज छिपा है? और इसका जवाब है कि ये महज एक संयोग नहीं हो सकता। ऐसा लगता है कि नोबेल कमेटी ने जानबूझकर एक ऐसे फ्रेमवर्क को सम्मान दिया है जिसकी बुनियाद यानी खुले बाजार और विचारों की आज़ादी आज पूरी दुनिया में ही खतरे में है। तो इस पुरस्कार को एक सेलिब्रेशन की तरह नहीं, बल्कि एक चेतावनी की घंटी की तरह देखा जाना चाहिए। संदेश बिल्कुल साफ है कि अगर लिबरल डेमोक्रेसीज को आगे भी तरक्की करनी है, तो उन्हें संस्थागत स्वतंत्रता यानी इंस्टीट्यूशनल फ्रीडम की उन आदर्शों से पीछे नहीं हटना चाहिए जिन्होंने उन्हें अतीत में महान बनाया था। और आखिर में ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या इनोवेशन यानी नवाचार उस आज़ादी के बिना जिंदा रह सकता है जो उसकी जान है? इस सवाल का जवाब ही हमारा भविष्य तय करेगा। सोचने के लिए ये विचार हम सबके सामने। हमारा अगला और तीसरा संपादकीय विषय है वैश्विक आर्थिक परिवर्तन की राह। देखिए, दुनिया के जो आर्थिक नियम है ना, वो इस वक्त फिर से लिखे जा रहे हैं, और इस पूरी उथल-पुथल के बीच भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर छिपा हुआ है। तो आइए समझते हैं कि इस बदलते हुए ग्लोबल सीन में भारत एक नई आर्थिक डील कैसे बना सकता है। ठीक है, तो इस बात को जरा समझते हैं। स्रोत का ये जो कथन है, ये असल में एक बहुत बड़े वैश्विक बदलाव की नींव रख रहा है। एक ऐसा दौर जहां दुनिया के आर्थिक नियम पूरी तरह से बदल रहे हैं। और हाँ, ये एक ऐसा समय है जो जोखिमों से तो भरा है, पर साथ ही इसमें कुछ ऐसे अवसर भी हैं जो पहले कभी नहीं थे। तो हम अपनी चर्चा के पहले हिस्से में आ गए हैं, बदलती हुई विश्व व्यवस्था। हम यहाँ ये देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका और चीन के बीच जो ये महाशक्ति संघर्ष चल रहा है, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था की पूरी नींव को हिला रहा है। ये सिर्फ कोई ट्रेड वॉर नहीं है, नहीं, ये तो ग्लोबल पावर बैलेंस को फिर से लिखने की एक लड़ाई है। तो सवाल ये उठता है कि इस बड़े बदलाव के पीछे आखिर है क्या? स्रोत 5 ऐसे मुख्य फैक्टर्स की पहचान करता है जो इस बड़े आर्थिक बदलाव को चला रहे हैं। चलिए, इन ताकतों को समझने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये हैं वो 5 बड़े ड्राइवर्स जो इस ग्लोबल शिफ्ट की कहानी लिख रहे हैं। पहला, स्टेट यानी सरकार और बड़े कॉरपोरेशंस के बीच एक नई और बहुत गहरी सांठगांठ। दूसरा, राष्ट्रों की अपने हितों को सबसे ऊपर रखने की बढ़ती हुई आदत, जिसे रिसर्जेंट स्टेटक्राफ्ट कहा जा रहा है। तीसरा, बिग टेक कंपनियों का बढ़ता हुआ दबदबा। चौथा, विकासशील देशों को जो मदद मिलती थी उसमें एक चिंताजनक कमी। और पांचवा, व्यापार पर बढ़ते टैरिफ और प्रतिबंध जो कहीं ना कहीं फ्री ट्रेड के दौर का अंत कर रहे हैं। चलिए इनमें से हर एक को थोड़ा और गहराई से देखते हैं।
अब देखिए यहाँ जो दिलचस्प बात है वो है पहला फैक्टर, राज्य पूंजी की गांठ। पुराने लेसे-फेयर मॉडल में क्या होता था, सरकारें बाजार में कम से कम दखल देती थीं। लेकिन आज एक ऐसी व्यवस्था बन रही है जहां बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को पॉलिटिकल सपोर्ट के बदले में खास रियायतें दी जाती हैं। इसका नतीजा, नागरिकों के बजाय कॉरपोरेशंस के हितों को ज्यादा तवज्जो मिल रही है। दूसरा ड्राइवर है रिसर्जेंट स्टेटक्राफ्ट, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका, जो अपनी आर्थिक और रणनीतिक नीतियों को पूरी तरह से अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से बदल रहा है। चाहे वो ताइवान पर चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए दबाव डालना हो या फिर रेयर अर्थ मेटल्स की सप्लाई को सिक्योर करना हो, हर कदम अपने दबदबे को बनाए रखने के लिए उठाया जा रहा है। तीसरा फैक्टर है बिग टेक, और जिसे लेखक डिजिटल उपनिवेशवाद कह रहे हैं। ये बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां सिर्फ भारी मुनाफा ही नहीं कमा रही, बल्कि वो हमारे डेटा और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कंट्रोल कर रही हैं। ऊपर से स्विफ्ट जैसे पेमेंट सिस्टम का एक हथियार की तरह इस्तेमाल और सरकारी डिजिटल करेंसीज, ये सब मिलकर देशों की आर्थिक आज़ादी के लिए एक नया खतरा पैदा कर रहे हैं। अब आते हैं चौथे फैक्टर पर, विकास सहायता में कटौती। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, G7 देशों ने फंडिंग में 44 अरब डॉलर की भारी कटौती की है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये इतनी बड़ी रकम है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल सकती थी, और इसका सीधा असर दुनिया के सबसे कमजोर लोगों पर पड़ रहा है। और इस 44 अरब डॉलर की कटौती की मानवीय कीमत क्या है? अंदाजा है कि 2026 तक सिर्फ अफ्रीका में ही 57 लाख और लोग बेहद ज्यादा गरीबी में चले जाएंगे। ये इन पॉलिसी चेंजेस का सीधा और सच कहूं तो विनाशकारी असर है। और ये समस्या और भी बड़ी है। अकेले 2023 में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की फंडिंग में कटौती से 1,67,00,000 लोग प्रभावित हुए। ये सिर्फ भुखमरी नहीं बढ़ाता, ये लोगों को अपना घर छोड़ने और हताशा में हथियारबंद गुटों में शामिल होने के लिए भी मजबूर करता है। और आखिरी पांचवा फैक्टर है मुक्त व्यापार का टूटना। अमेरिका की जो संरक्षणवादी नीतियां हैं, जैसे 70 से ज्यादा देशों पर टैरिफ लगाना, ये ग्लोबल ट्रेड सिस्टम को तोड़ रही हैं। इसी वजह से ग्लोबल साउथ के देश अब व्यापार और सप्लाई के लिए नए रास्ते तलाशने पर मजबूर हो रहे हैं। लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर संकट अपने साथ एक अवसर लेकर आता है। ये जो ग्लोबल उथल-पुथल है, ये जो अराजकता है, ये ग्लोबल साउथ के देशों के लिए एक बहुत ही रेयर मौका है। ये मौका है नव उदारवादी वैश्वीकरण के दौरान जो ऐतिहासिक गलतियां हुई उन्हें ठीक करने का, और एक ज्यादा न्याय संगत, एक ज्यादा बैलेंस्ड वर्ल्ड ऑर्डर बनाने का। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पुराना सिस्टम आखिर फेल क्यों हुआ। ये आंकड़े उसकी कहानी कहते हैं। 2022 में दुनिया की लगभग आधी आबादी गरीबी रेखा के नीचे जी रही थी और 73 करोड़ से ज्यादा लोग हर रात भूखे सो रहे थे। यही वो भयानक असमानता थी जिसने वो जहरीले हालात पैदा किए जिनका फायदा बाद में सत्तावादी शासकों ने उठाया। तो ऐसे में भारत क्या कर सकता है? इस विश्लेषण के मुताबिक भारत को एक नई ग्लोबल स्ट्रैटेजी अपनानी होगी। चलिए देखते हैं कि लेखक विदेश नीति में किन बड़े बदलावों की बात कर रहे हैं। यहाँ कुछ बहुत ही ठोस सिफारिशें हैं जो लेखक सामने रखते हैं। पहला, भारत को इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में सुधार की मांग को लीड करना चाहिए ताकि ग्लोबल साउथ को एक मजबूत आवाज मिले। दूसरा, एक नई कर्ज राहत योजना के लिए दबाव बनाना जो कई देशों को दिवालिया होने से बचा सकती है। तीसरा, ऐसी फेयर ट्रेड पॉलिसीज को बढ़ावा देना जो घरेलू उद्योगों की रक्षा करें। और चौथा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, पार्टनर देशों में सभी राजनीतिक दलों के साथ संबंध बनाना ताकि वहां सरकार बदलने से हमारे रिश्ते प्रभावित ना हों। लेकिन एक बात साफ है, वैश्विक महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदलने के लिए भारत को अपनी घरेलू नीतियों में भी एक बड़ा सुधार करना होगा, क्योंकि ग्लोबल लीडरशिप की शुरुआत हमेशा घर से ही होती है। लेखक के अनुसार घरेलू मोर्चे पर सरकार को एनर्जी, डेटा और डिफेंस जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स में एक लीडिंग रोल लेना होगा। मोनोपोली को रोकने, साइंटिफिक रिसर्च में भारी निवेश करने और जियोपॉलिटिकल लक्ष्यों के लिए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स का रणनीतिक रूप से इस्तेमाल करने की जरूरत है। तो इस सब का सार क्या है? लेखक का निष्कर्ष एकदम साफ है। भारत को दिखावटी नहीं बल्कि ठोस विदेश नीति पर ध्यान देना चाहिए। इंडिया वे का मतलब सच्ची गुटनिरपेक्षता होनी चाहिए, ना कि सिर्फ एक फैंसी नाम। और सबसे जरूरी बात, देश को किधर जाना है इस पर एक नेशनल कंसेंसस यानी राष्ट्रीय सहमति बनाने की जरूरत है जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर हो। और हम इस विश्लेषण को इसी विचार करने वाले सवाल के साथ समाप्त करते हैं।
दुनिया बदल रही है और भारत एक चौराहे पर खड़ा है। क्या वो इस सुनहरे अवसर का इस्तेमाल करके उभरती हुई विश्व व्यवस्था में अपना सही स्थान हासिल कर सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो भारत के भविष्य के लिए बेहद जरूरी है, हमारी क्रिटिकल मिनरल स्ट्रैटेजी। ये वो चाबी है जो हमारे ग्रीन और क्लीन एनर्जी के सपनों को हकीकत में बदलने वाली है। हमारा चौथा और आखिरी संपादकीय विषय है भारत की क्लीन एनर्जी से जुड़ी महत्वाकांक्षाएं। तो जरा सोचिए, भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पैदा करने का एक बहुत ही बड़ा, एक अविश्वसनीय लक्ष्य रखा है। ये इतना बड़ा है कि हमारे देश में एनर्जी इस्तेमाल करने का पूरा तरीका ही बदल देगा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। भारत ने 2070 तक नेट जीरो एमिशन का भी टारगेट रखा है। ये एक ऐसी दूर की सोच है जो दिखाती है कि हम अपने प्लैनेट के भविष्य को लेकर कितने सीरियस हैं। तो आज की हमारी चर्चा इन 4 हिस्सों में बटी होगी। पहले भारत के एनर्जी एम्बिशंस, फिर हमारी मिनरल्स पर निर्भरता, उसके बाद आत्मनिर्भर बनने की हमारी स्ट्रैटेजी, और आखिर में इस रास्ते में आने वाली चुनौतियां और आगे का रास्ता क्या है। तो सवाल ये है कि इतने बड़े बड़े एनर्जी टारगेट्स हम हासिल कैसे करेंगे? इसका जवाब एक क्रिटिकल फैक्टर में छिपा है, और वो है कुछ खास तरह के खनिजों की लगातार सप्लाई। तो ये क्रिटिकल मिनरल्स आखिर हैं क्या? सोचिए लिथियम के बारे में जो हमारे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को पावर देता है, या फिर कोबाल्ट जो स्मार्टफोन की बैटरी में होता है। यही मिनरल्स सोलर पैनल और विंड टर्बाइंस को भी चलाते हैं। सही मायनों में कहें तो ये भारत के ग्रीन फ्यूचर की नींव है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आती है। इन जरूरी खनिजों के लिए हम दूसरे देशों पर निर्भर हैं, और ये हमारी सप्लाई चेन की सबसे कमजोर कड़ी है। अब जो आंकड़े हैं वो सच में चौंकाने वाले हैं। हम अपनी ज़रूरत का, आप मानिए, लगभग 100% लिथियम, कोबाल्ट और निकल बाहर से मंगाते हैं। यहाँ तक कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए भी हम 90% से ज़्यादा इंपोर्ट पर ही डिपेंडेंट है। ये एक बहुत बहुत बड़ी निर्भरता है। और ये निर्भरता और भी खतरनाक तब हो जाती है जब हम देखते हैं कि इन मिनरल्स का ज़्यादातर प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग चीन के हाथ में है। ग्लोबल प्रोडक्शन का 60% और प्रोसेसिंग का 85% चीन कंट्रोल करता है, जबकि भारत का कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिस पर फौरन ध्यान देने की जरूरत है। तो भारत इस बड़ी चुनौती से निपट कैसे रहा है? इसका जवाब है आत्मनिर्भर भारत के विजन में। सरकार ने इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए एक मजबूत स्ट्रैटेजी बनाई है। इस स्ट्रैटेजी के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, अपने ही देश में खनिजों की खोज करना। दूसरा, सही जगहों पर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट करना। और तीसरा, पुरानी चीज़ों से इन खनिजों को निकालकर दोबारा इस्तेमाल करना, जिसे हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। और देखिए, ये सिर्फ बातें नहीं हैं। सरकार पिछले कुछ सालों से लगातार इस पर काम कर रही है। 2016 की मिनरल एक्सप्लोरेशन पॉलिसी से लेकर 2023 में प्राइवेट कंपनियों को भी खोज में शामिल करने तक हर कदम हमें आत्मनिर्भरता के और करीब ले जा रहा है। स्ट्रैटेजी का पहला हिस्सा है अपने ही देश की जमीन के नीचे छिपे खजाने को खोजना। प्राइवेट कंपनियों को साथ लेकर और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हम ऐसा कर सकते हैं, और हमें इसमें कामयाबी मिल भी रही है। जैसे जम्मू कश्मीर में मिला 5.9 मिलियन टन का विशाल लिथियम का भंडार। लेकिन हमें अभी एक लंबा सफर तय करना है। जरा देखिए, 2022 में भारत की जीडीपी में माइनिंग का हिस्सा सिर्फ 2.5% था, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे देश में ये 13% से भी ज्यादा है। ये फर्क साफ दिखाता है कि हमारे माइनिंग सेक्टर में आगे बढ़ने की कितनी बड़ी गुंजाइश है। दूसरा कदम है स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट। सरकार ने इस मिशन के लिए 34,300 करोड़ रुपए की एक बड़ी योजना बनाई है, ताकि खोज से लेकर प्रोडक्शन तक की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत किया जा सके। एनएमडीसी और काबिल जैसी हमारी सरकारी कंपनियां इस काम में सबसे आगे हैं। और तीसरा, और शायद सबसे दिलचस्प हिस्सा है सर्कुलर इकोनॉमी। इसका सीधा सा मतलब है कचरे को खजाने में बदलना। पुराने फोन्स, लैपटॉप्स और बैटरियों से कीमती मिनरल्स को निकालकर हम एक सस्टेनेबल डोमेस्टिक सप्लाई बना सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत हर साल लगभग 4 मिलियन मीट्रिक टन ई कचरा पैदा करता है, और दुख की बात है कि इसमें से सिर्फ 10% को ही ठीक से रिसाइकल किया जाता है। सोचिए, हमारे अपने ही कचरे में कितना बड़ा रिसोर्स छिपा हुआ है। तो प्लान तो बहुत अच्छा है, पर क्या ये रास्ता इतना आसान है? अब बात करते हैं उन चुनौतियों की जो हमारे सामने खड़ी हैं। तो आत्मनिर्भरता की इस राह में अभी कौन सी रुकावटें बाकी हैं?
हमारे सामने कई बड़ी बाधाएं हैं। खनिजों की खोज में बहुत पैसा लगता है। सरकारी नियम कानून काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं। माइनिंग से पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसकी चिंता भी है। और रिसाइकलिंग के लिए हमारे पास अभी भी अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। इन सभी मोर्चों पर हमें एक साथ काम करना होगा। जैसा कि अल्केश कुमार शर्मा ने बहुत अच्छी तरह से कहा है, भारत का क्लीन एनर्जी का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि हम इन क्रिटिकल मिनरल्स को कैसे हासिल करते हैं, चाहे वो माइनिंग से हो या रिसाइकलिंग से। ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार बता देती है। इस विश्लेषण को देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर यह आपको पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।